हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, या यूं कहें कि हम लोग सामयिकी को कवर कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं 12 दिसंबर 2024 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में, राष्ट्रीय समाचार के बारे में, राज्य समाचार के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार के बारे में, खेल समाचार के बारे में, शोक समाचार के बारे में और पुरस्कार और मान्यताएं समाचार के बारे में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। असवीकरण है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहला है, रोग एक्स क्या है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रोग एक्स के उभरने के साथ एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। बीमारी में फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और मृत्यु दर अधिक होती है। वैश्विक स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिनमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है, इसके प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रोग एक्स की उत्पत्ति को समझने के भी प्रयास जारी हैं। प्रकोप ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज है जो कि हमें सबसे पहले समझनी है कि जब भी हम बात करते हैं कांगो की, तो देखिए कांगो जो है वो दो राष्ट्र हैं, वो एक राष्ट्र नहीं है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य दोनों अलग अलग देश, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दोनों अलग अलग। तो जब हम बात करते हैं रोग एक्स के बारे में, तो हम सिर्फ बात करते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पे हम कांगो गणराज्य या फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो को कवर नहीं कर रहे। तो ये जो बीमारी है, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैली है और इसके फैलने की वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। यदि बात करें कि इस बीमारी के लक्षण कैसे हैं, तो देखिए इसके लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे हैं, जैसे बुखार आना, जुकाम होना या बाकी चीजें होना। लेकिन जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा अधिक है यहाँ पे। और इस बीमारी के उत्पन्न होने के बाद से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कई सारे वैश्विक स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, किन कारणों से इसकी उत्पत्ति हो रही है और इसका फैलाव हो रहा है, उसे रोकने के लिए सक्रिय हो गए। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद हमने एक चीज सीख ली थी कि अगर कोई बीमारी किसी भी देश के या दुनिया के किसी भी एक कोने में है, तो वो बाकी दुनिया में भी बहुत आसानी से फैल सकती है। तो यदि रोग एक्स को हमने कांगो में ही खत्म नहीं किया, तो हो सकता है कि वो बाकी और स्थानों पर भी फैल जाए। इसीलिए रोग एक्स के प्रकोप ने बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। हर कोई अभी इस बीमारी के लक्षण को समझने में और इसे रोकने के प्रयास में लगा हुआ है। आइए अब दूसरी खबर देखते हैं। लोकसभा ने व्यवधानों के बीच रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधानों के बावजूद रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभावित निजीकरण को लेकर चिंताओं को संबोधित किया। यह विधेयक रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित करने का उद्देश्य रखता है। यह कानूनी ढांचे को सरल बनाता है, जबकि रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियों से सशक्त बनाता है। विपक्षी नेताओं ने निजीकरण, अधिकार के केंद्रीकरण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के
प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं उठाई, जिन्हें मंत्री ने निराधार बताया। तो देखिए, यदि बात करें इसकी, तो इस समय नवंबर और दिसंबर का जो ये समय होता है, इस समय भारत का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे शीतकालीन सत्र चलता है, जिसे हम कहते हैं विंटर सेशन। ठीक है, तो इस सत्र के दौरान ही जो अभी मौजूदा सरकार है, उन्होंने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। ठीक है, इसके पारित होने के बाद से ही रेलवे में निजीकरण को और भी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है, और इसी के साथ जो रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 था या 1905 था, उसको रेलवे अधिनियम 1989 में मिला दिया गया है, ताकि जो वैधानिक शक्तियां हैं रेलवे की, वो और ज्यादा मजबूत हो सके, और इसी के साथ रेलवे जो है वो अपने घाटे को कम कर सके तथा अपने आप को ज्यादा सशक्त बना सके। देखिए, अगर हम बात करें निजीकरण की, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन भी कह देते हैं, तो मौजूदा सरकार की ये पहल रही है कि वो हो रहे नुकसानों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें एक तरह से नियमित करने के लिए निजीकरण पे थोड़ा सा जोर देते हैं, जिसको ओपोजिशन पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी जो है, वो विद्रोह करती है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभावित निजीकरण को लेकर सभी चिंताओं को भी संबोधित किया है, और वहीं पे विपक्षी नेताओं ने भी निजीकरण, अधिकार के केंद्रीकरण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता उठाई। ठीक है, केंद्र नई शहर योजना के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों को और विकसित करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। प्रदर्शन आधारित चुनौती निधि के रूप में 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य तीव्र शहरीकरण के दबावों को प्रबंधित करना है। प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि के माध्यम से केवल एक नया शहर हो सकता है। यह योजना स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता का अनुसरण करती है। तो देखिए, यदि बात करें शहरीकरण की और स्मार्ट सिटी की, तो भारत में आजादी के बाद से ही शहरीकरण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता गया है। आजादी से पहले जो हमारे भारतीय लोग थे, वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही बसते थे, लेकिन अंग्रेजों के समय से ही शहरीकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। जैसे कि अगर आप लॉटरी सिस्टम देखें, जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था कलकत्ता जैसे शहर को विकसित करने के लिए, ठीक है, वैसे ही और भी कई सारी चीजें उन्होंने की थी शहरीकरण को विकसित करने के। और आजादी के बाद से जब हम लोग कृषि को छोड़कर बाकी और जगहों पे भी ध्यान केंद्रित करने लगे, जैसे कि आपका औद्योगिकरण हो गया, इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर हो गया, सेवाएं सेक्टर जिन्हें कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट होने लगा, वहां पे विकास होने लगा, तो इसी के साथ साथ शहरीकरण और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन इस शहरीकरण के बढ़ने के दौरान जो शहरों को विकसित करने की गति थी, वो कुछ उस हिसाब से नहीं रह पाई जिस हिसाब से चाहिए थी। इसी के लिए स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट शहर। शुरुआत में इसमें 100 शहरों को चुना गया था देश भर में से। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों का जो केंद्रीय मंत्रालय है, उसने 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ताकि हर राज्य में कम से कम एक नया शहर जो कि स्मार्ट सिटी जैसे पहलुओं पर हो, विकसित किया जा सके। जो स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता है, उसको अनुसरण करती हुई ये नई योजना लाई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो भोपाल और कुरुक्षेत्र ने गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। देखिए, गीता जयंती 2024 पर भोपाल ने 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कुरुक्षेत्र ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 1.5 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी। यह मील के पत्थर धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में इस घटना को अविस्मरणीय बना देते हैं। उत्सवों ने भारतीय संस्कृति में भगवत गीता के महत्व को भी उजागर किया। दोनों शहरों को उनके प्रयासों के लिए व्यापक पहचान मिली। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि भोपाल और कुरुक्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो भोपाल जो है वो असल में एक राजधानी शहर है, जो कि भारतीय राज्य
मध्य प्रदेश की राजधानी। वहीं पे कुरुक्षेत्र एक शहर है जो कि भारतीय राज्य हरियाणा में पड़ता है। अब अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो देखिए कुरुक्षेत्र जो है वो गीता के तहत भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गीता जो है वो असल में महाभारत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और कहते हैं कि महाभारत का ही अनुसरण ये करती है। तो महाभारत का जो युद्ध था वो असल में कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र की भागीदारी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती। तो यहाँ पे इन दोनों शहरों ने किस प्रकार से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसको देख लेते हैं। भोपाल ने 5000 से अधिक आचार्यों को बुलाकर उनसे गीता के श्लोकों का पाठ करवाया। वहीं पे कुरुक्षेत्र ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया से 1.5 करोड़ लोगों को भागीदार बनवाया, ठीक है, जिसके तहत जो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो ना सिर्फ लोगों तक पहुंचा, बल्कि भारतीय संस्कृति में जो भगवत गीता का महत्व है वो भी काफी हद तक उजागर साबित हुआ, ठीक है। अब आइए बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज के बारे में। तो एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 7% किया संशोधित। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। वहीं पे वित्त वर्ष 2026 के लिए पूर्वानुमान को 7.2% से संशोधित करके 7% कर दिया गया है। अपेक्षित से कमजोर औद्योगिक उत्पादों के कारण संशोधन किया गया है। सार्वजनिक पूंजी खर्च में कमी और कड़ी मौद्रिक नीतियों ने भी डाउनग्रेड में योगदान दिया। एडीबी भारत के आर्थिक प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखता है। अगर हम बात करें एडीबी की, तो देखिए एशियाई विकास बैंक, इसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ये एशियाई देशों का बनाया हुआ एक बैंकिंग संगठन है जो कि ना सिर्फ ऋण प्रदान जैसी चीजों तक ही सीमित है, बल्कि ये कई और तरह के आर्थिक विकास में भी सदस्य देशों की मदद करता है। तो भारत चूंकि एक सदस्य देशों में से एक है, इसीलिए एशियाई विकास बैंक ने आने वाले दोनों वित्त वर्षों में, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए जो भारत की जीडीपी वृद्धि थी उसके पूर्वानुमान में कुछ बदलाव किए। जैसे कि 2025 वित्त वर्ष के लिए इनका पहला पूर्वानुमान था 7% की वृद्धि, जिसको अब इन्होंने 6.5% कर दिया है, यानी कि 0.5% की गिरावट दिखाई। वहीं पे वित्त वर्ष 2026 के लिए जो पूर्वानुमान था वो 7.2% था, उसको भी 7% कर दिया है, यानी कि 0.2% की कमी दिखाई, ठीक है। अब इस कमी को दिखाने के उपरांत इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा इन्हें क्यों करना पड़ा। तो देखिए, जो अपेक्षित से कमजोर औद्योगिक उत्पादन हुआ है भारत में और चल रहा है, उसका भी एक योगदान है इसको, इस वृद्धि दर को कम करने में। दूसरा, जो सार्वजनिक पूंजी खर्च था, यानी कि जो सरकार खर्च करती थी लोगों पे, उसमें भी कमी देखने को मिली है। वहीं पे जो मौद्रिक नीति थी वो कड़ी कर दी गई है, यानी कि जो मुद्रा का प्रवाह था पूरी अर्थव्यवस्था में, उसको सरकार अब काफी कड़े ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं हम स्वतंत्र आर्थिक विकास था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। इसी वजह से इनको कम कर दिया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोका कोला ने भारत में बॉटलिंग व्यवसाय में 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय ग्रुप को बेची। कोका कोला ने जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी ने हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में से 40% हिस्सेदारी 12,500 करोड़ में बेची। यह कदम कोका कोला की वैश्विक पुनः फ्रेंचाइजिंग रणनीति के अनुरूप है। भारत में कोका कोला की उपस्थिति को मजबूत करता है, जो इसका 5वां सबसे बड़ा बाजार है।
जुबिलैंट भारतीय ग्रुप अपनी संचालन विशेषता का उपयोग हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस को बढ़ावा देने के लिए करेगा। तो देखिए, हम जानते हैं जो कोको कोला है वो विश्व स्तर पे एक काफी बड़ा ब्रांड है, ठीक है। हाल ही में इन्होंने क्या करा, भारत में जुबिलैंट ग्रुप के साथ एक साझेदारी कर ली, एक हिस्सेदारी कर ली। अपना जो इनकी हिंदुस्तान की एक सब्सिडरी है, जो हिंदुस्तान की कंपनी है इनकी, हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स, उसकी लगभग 40% हिस्सेदारी बेच के। यहां पे एक चीज है जो मैं आप सबके समक्ष साफ कर देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हो जाए। देखिए, कोको कोला और हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कोको कोला जो है वो असल में एक पूरी की पूरी कंपनी है, वहीं पे हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स भारत के लिए विशेष तौर पे बनाई गई कोको कोला की एक सब्सिडरी है, ठीक है। तो जो 40% हिस्सेदारी बेची गई है वो मुख्य कोको कोला से नहीं बेची गई। जो मुख्य कोको कोला है उसने नहीं बेची है, बल्कि कोको कोला ने अपनी हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स की सब्सिडरी में से बेची है। तो ये चीज अपने दिमाग में काफी हद तक साफ रखिएगा कि पैसा होल्डिंग्स में आया है या फिर मुख्य कंपनी में आया है। इसका क्या दाम था? 12,500 करोड़। और कोको कोला ने ये क्यों किया? अपनी वैश्विक पुनः फ्रेंचाइजिंग रणनीति के अनुरूप किया, ठीक है। क्योंकि भारत इसका सबसे बड़े बाजारों में से 5वें स्थान पर आता है, इसीलिए कोको कोला चाहता है कि वो किसी ना किसी भारतीय ग्रुप के साथ ही अब व्यवसाय करे, ताकि कोको कोला को अकेले ही भारत जैसे बड़े बाजार को संभालना ना पड़े, बल्कि इनके साथ आया हुआ इनका जो नया सदस्य है, जो नया दोस्त है, जैसे कि जुबिलैंट भारतीय ग्रुप यहाँ पे हो गया, वो भी यहाँ पर कोको कोला की मदद कर सके भारत जैसे बाजार को संभालने, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। 2031 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करेगा। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4,780 मेगावाट से 2024 में लगभग दोगुनी होकर 8,081 मेगावाट हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक बयान में इस प्रगति को उजागर भी किया है। सरकार के राजनीतिक नेतृत्व और तकनीकी विशेषता के कारण इन प्रयासों ने इन प्रगति को संभव बनाया है। 2031 से 2032 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक तिगुनी हो जाएगी। इस वृद्धि से देश की परमाणु ऊर्जा में नेतृत्व की स्थिति मजबूत होती है। तो देखिए, यहां पे अगर हम कुछ चीजें देखें, सबसे पहला आता है हमारा परमाणु ऊर्जा। आजादी के बाद से ही भारत का एक प्रयास रहा है कि जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें हम काफी हद तक वृद्धि कर जाएं, तरक्की कर जाएं, क्योंकि भारत जितने बड़े देश को ऊर्जा उत्पादन स्वयं करने में ही फायदा है, ना कि ऊर्जा किसी और देश से लेने में, ठीक है। इसी के तहत भारत ने वक्त के साथ साथ आजादी के बाद से अब तक कई सारे परमाणु ऊर्जा प्लांट्स को स्थापित किया है, ठीक है, जिनसे कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ती रही है। और अभी हाल फिलहाल में भी अगर हम देखें तो 2014 में भारत की जो ऊर्जा क्षमता थी परमाणु में वो 4,780 मेगावाट थी, जिसको 10 साल के भीतर भीतर ही लगभग दुगनी कर दिया गया है, यानी कि 8,081 मेगावाट। और इस प्रगति को लोकसभा में दिए गए अपने बयान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, ठीक है। लेकिन भारत अभी रुकना नहीं चाहता है, बल्कि इसमें और ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, जिसके तहत 2031 से 2032 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक ले जाने का प्रयास है, ताकि जो भारत में परमाणु ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो और उसका नेतृत्व जो है उसकी भी स्थिति काफी हद तक मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ओपन एआई ने
AI वीडियो जनरेशन के लिए सोरा टर्बो लॉन्च किया। ओपन AI ने अपने सशुल्क ग्राहकों के लिए अपना AI वीडियो जनरेशन मॉडल सोरा लॉन्च किया है। मॉडल जिसे सोरा टर्बो के रूप में पेश किया गया है, उपयोगकर्ताओं को 1080p रिजोल्यूशन में 20 सेकंड तक लंबे वीडियो बनाने की अनुमति देता है। इसकी रिलीज को गोपनीयता और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 9 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया था। सोरा अब ChatGPT प्लस और ChatGPT प्रो उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध है। यह टेक्स्ट प्रमोटर्स और स्टोरी बोर्ड से AI जनित वीडियो बनाने की क्षमताएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए ओपन AI एक बहुत ही प्रमुख अमेरिकी कंपनी है जिसने कि ChatGPT को लॉन्च किया था। ठीक है, अब इन्होंने ही एक सोरा टर्बो नाम का मॉडल भी लॉन्च किया है जो कि उपयोगकर्ताओं को 1080p रिजोल्यूशन में कम से कम 20 सेकंड तक के लंबे वीडियो बनाने की अनुमति देता है। हालांकि इसको 9 महीने तक के लिए लंबित कर दिया गया था। कारण क्या था कि इसकी रिलीज को गोपनीयता बनाए रखना और इसमें कुछ और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। और अब जब ये सब कुछ हो गया है तो ओपन AI ने AI वीडियो जनरेशन के लिए सोरा टर्बो को भी लॉन्च कर दिया है। यानी आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आप उसमें लिखेंगे या जो भी स्टोरी बोर्ड्स आप उसको देंगे, उसके माध्यम से ये एक AI जनित वीडियो बना सकेगा जो कि 1080p रिजोल्यूशन में कम से कम 20 सेकंड तक लंबी हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो गूगल की क्वांटम छलांग, क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण। गूगल ने विलो को एक क्रांतिकारी क्वांटम चिप पेश किया है। चिप अधिक क्वांटम बिट्स के साथ घातीय त्रुटि में कमी प्राप्त करता है। यह एक गणना को 5 मिनट में पूरा कर सकता है जिसे वर्तमान सुपर कंप्यूटरों को 10 सेफ्टिलियन वर्ष लगेंगे। विलो गूगल की एक स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है। चिप कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक खोज में क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो देखिए, असल में अगर हम बात करें कंप्यूटरों के युग की, तो कंप्यूटर के युग में चौथी जनरेशन के बाद से ही 5वीं जनरेशन आते आते कई सारी चीजों में बदलाव हो। और यदि हम आज के समय की बात करें तो आज हम जब बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशंस की, तो हम असल में बात कर रहे होते हैं 5th जनरेशन की, जिसमें कि आपकी कई सारी चीजें शामिल हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आपका AI और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो गूगल ने इसी 5वीं जनरेशन पे काम करते हुए अपना एक क्रांतिकारी क्वांटम चिप पेश किया है। ठीक है, ये जो क्वांटम चिप है ये इतना ज्यादा आप कह सकते हैं विकसित है कि ये एक गणना को 5 मिनट में पूरा कर सकता है, जिसे कि आज के सुपर कंप्यूटर भी 10 सेप्टिलियन वर्ष में पूरा कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा तेज और कितना ज्यादा विकसित है। और चिप कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक खोजों में इसका इस्तेमाल होने से यहां पे ये क्रांति लाने के लिए भी तैयार है। अब आइए बात करते हैं खेल समाचारों। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह और गुलमर्ग को मेजबान के रूप में घोषित किया गया। भारत के खेल कैलेंडर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिन्हें हम KIWUG, एक प्रमुख आयोजन के रूप में उभरे हैं। 2025 का संस्करण लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभा की पहचान करता है। यह युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और शीतकालीन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। KIWG दूर स्थित हिमालय क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए, यदि हम बात करें अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, तो असल में खेलो इंडिया एक प्रतियोगिता है जो कि भारतीय सरकार की एक पहल है ताकि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं वो आगे आ सके और खेल प्रतिभाओं को वो पहचान मिल सके जो उनके लिए लायक है। ठीक है, तो इसी के तहत
जो अभी 2025 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने जा रहा है, उसके लिए हमने लद्दाख की राजधानी लेह को चुना है और जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर को चुना है, जहां पे ये दोनों होंगे। और इस कार्यक्रम में शीतकालीन खेलों को, जो कि सर्दियों के दिनों में या शीतकाल के दौरान खेले जाते हैं, उन खेलों को यहाँ पे रखा जाएगा और उसमें जितने भी प्रतियोगी होंगे उनकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्हें की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भेजा जा सके। और इस तरह के कार्यक्रम से असल में जो युवा प्रतिभा है वो काफी हद तक प्रोत्साहित होती है। और खासकर जब हम बात करते हैं दूर स्थित हिमालय क्षेत्रों के उन खिलाड़ियों के बारे में जो कि आम खिलाड़ियों की तरह आम शहरों में नहीं आ पाते हैं, उन महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच बन जाता है, ना सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित होने में भी। अफरीदी सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह मील का पत्थर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I के दौरान हासिल किया। अफरीदी इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज हैं। मैच में पाकिस्तान की हार के बावजूद अफरीदी का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट लिए, अपनी टीम का गेंदबाजी विभाग में नेतृत्व किया। तो देखिए, अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, तो अभी की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये उसमें एक तेज गेंदबाज के तौर पे है और इनके हालिया प्रदर्शन के दौरान ये 100 विकेट लेने वाले तीनों प्रारूपों में सबसे युवा गेंदबाज बन गए। इनका जो ये मील का पत्थर साबित हुआ, ये आप कह सकते हैं जो आखिरी मैच था जिसके बाद इनको ये उपलब्धि मिली, वो असल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I में हुआ। हालांकि पाकिस्तान इस मैच में हार गया, लेकिन अफरीदी का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा अच्छा था और इसी प्रदर्शन के बाद वो इस श्रेणी में शामिल हुए कि वो पाकिस्तान के पहले गेंदबाज हैं जो कि तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज बन गए। ठीक है, उन्होंने कुल 22 रन देकर 3 विकेट लिए अपनी टीम के लिए और यही नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी विभाग में टीम का नेतृत्व भी किया। हरीज और वॉयट हॉर्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चमके। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ और इंग्लैंड के डेनी व्हाइट हॉर्स को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया है। हैरिस ने ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान को 2002 के बाद देश में पहली वनडे सीरीज जीत मिली। वेयर्स हॉट की धमाकेदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक प्रभावशाली T20 श्रृंखला जीत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने अपने पहले प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीते हैं। उनके असाधारण प्रदर्शन को आईसीसी द्वारा मान्यता दी गई। तो देखिए, यहाँ पे पहले ना सिर्फ आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है बल्कि वो किस टीम से है, किस देश से है, वो भी याद रखना है। तो हारिस रऊफ पाकिस्तान के हैं, वहीं पे डैनी व्हाइट हाउस इंग्लैंड के। हारिस रऊफ जो है वो गेंदबाज हैं और वहीं पे वेयर्स हॉट जो है उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपनी बल्लेबाजी के लिए मिला है। ठीक है, और इनको ये सब दिया किसने है? आईसीसी ने, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी। आइए आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप मेजबान 2030-2034 के लिए घोषित। फीफा ने 2030 और 2034 पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप के मेजबानों की भी घोषणा की है। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से 2030 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। अतिरिक्त मैच अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में प्रतियोगिता की शताब्दी को मनाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। सऊदी अरब को 2034 टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है। निर्णयों की पुष्टि एक असाधारण फीफा कांग्रेस बैठक के दौरान की गई। देखिए, फीफा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल कप है। इसकी 2030 और 2034 की मेजबानी को घोषित कर दिया गया है। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को
तीनों संयुक्त रूप से 2030 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। वहीं पे सऊदी अरब जो है वो 2034 के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ऑबिचुरी न्यूज की, या फिर यूं कहें शोक समाचार। तो निक्को जियोवानी ब्लैक आर्ट्स आइकन का 81 वर्ष की आयु में निधन। निक्की जियोवानी एक प्रसिद्ध कवयित्री और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की प्रमुख हस्ती का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके साहित्यिक कार्यों और सक्रियता ने अमेरिकी संस्कृति पर स्थायी प्रभाव डाला। जियोवानी की कविता ने काले मुक्ति, प्रेम और सामाजिक न्याय के विषयों को छुआ। उन्होंने 1960 के दशक और उसके बाद की कलात्मक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जियोवानी के योगदान पीढ़ियों तक गूंजते रहते। तो देखिए, निक्की जियोवानी जो कि एक ब्लैक आर्ट्स आइकन थी। अब ये ब्लैक आर्ट आइकन क्या था, ब्लैक आर्ट्स था क्या? तो देखिए, ब्लैक आर्ट्स एक तरह का मूवमेंट था, एक तरह का आंदोलन था जो कि अमेरिका में शुरू हुआ था। वहां पे जो काले लोग हैं उनके जो अधिकार थे उनको बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इन अधिकारों में ब्लैक आर्ट्स का नेतृत्व करने वाली निक्की जियोवानी भी थी। ठीक है, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से काफी ज्यादा चीजों को कलात्मक और राजनीतिक परिदृश्य में तब्दील कर दिया और इसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन अभी इनका निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। दिग्गज गुजराती गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय का भी 19 वर्ष की आयु में निधन। पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रसिद्ध गुजराती गायक और संगीतकार का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उनकी मधुर आवाज और कालजयी रचनाओं के लिए जाना जाता था। उपाध्याय ने वर्षों से गुजराती संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका काम गुजराती समुदाय और विश्व भर में प्रवासी समुदायों के साथ गहराई से जुड़ा। उपाध्याय की मृत्यु का युग का एक अंत है और उनके योगदान को लाखों लोग संजोते हैं। तो देखिए, जो गुजरात की गायकी आप कह सकते हैं सभा है, जो उनका गायकों का समुदाय है, उसमें पुरुषोत्तम उपाध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इसी के साथ यह एक युग का अंत भी है। अब आइए बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 ग्रामीण शासन और सतत विकास का उत्सव। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 ने सतत और समावेशी विकास में उनके योगदान के लिए 45 उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पुरस्कारों ने भारत के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। मान्यता प्राप्त पंचायतों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। तो देखिए, आजादी के बाद से ग्रामीण स्तर पे विकास को और ज्यादा तरीके से बढ़ावा देने के लिए हमने पंचायतों को शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद से आज तक जिन जिन जगहों पे पंचायतों का प्रदर्शन अच्छा रहता है उनके लिए हम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार रखते हैं। तो इस वक्त 45 उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मान दिया गया है। सम्मान दिया किसके द्वारा गया है? माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और पंचायती राज के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री राजीव रंजन, जिनको हम लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इन पंचायतों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मान किया है। भारतीय धरोहर संरक्षण परियोजनाएं यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 में चमकी। 2 भारतीय धरोहर संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2024 जीते हैं। तमिलनाडु में अबत्सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजनाओं में, महाराष्ट्र में बीजीपीसीआई संरक्षण परियोजनाओं को मान्यता दी गई। इन परियोजनाओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के लिए सराहा गया। वह एशियाई प्रशांत क्षेत्र से चुने गए 8 विजेताओं में से एक थे। भारत की विरासत संरक्षण प्रयासों की वैश्विक मान्यताओं को भी पुरस्कार उजागर करते हैं। अंग ली को डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिलेगा। एंग ली प्रसिद्ध ताइवानी अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं।
इनको डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा 2025 में लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ली के सिनेमा में 3 दशकों से अधिक के असाधारण योगदान को यह सम्मान मान्यता देता है। ली अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न शैलियों में नवाचारी कहानियां कहने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कारों और कई अन्य प्रशंसाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी प्राप्त की है। ली का प्रभाव फिल्म निर्माण से परे है, जो दर्शकों और निर्माताओं दोनों को ही प्रेरित करता है। तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। 12 दिसंबर 2024 को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है, समझ लिया है। आपसे एक निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी और समझी, उन्हें अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तभी ये चीजें पेपर तक आपके दिमाग में रही। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आप सभी का धन्यवाद।